नमस्कार साहित्य प्रेमियों, आप सुन रहे हैं माइलस्टोन एक्सप्रेशन। मैं हूँ वैष्णवी। आज लेकर आई हूँ एक ऐसी कहानी, एक ऐसी स्त्री की कहानी जो जिंदा तो है लेकिन रिश्ते के भीतर रेत में फंसी मछली की तरह तड़प रही है। कहानी का नाम है रेत की मछली, जिसको लिखा है कांता भारती जी ने। कार्ड छपकर आए। कार्ड क्या, उदासी का एक पैकेट थे, ज्यों के त्यों कागज में लिपटे धागे में बंधे रसीद सहित मेज पर पड़े थे। चाह कर भी पैकेट मुझसे खोला न गया। पैकेट के साथ छपे हुए कार्डों का एक नमूना था। मैला सा हाथ में उठाकर मैं देर तक देखती रही। तभी मुझे लगा कि बैठक में कुछ अप्रिय हो रहा है। शोभन के यहाँ से कोई संदेश आया था। शोभन की माँ ने कहलाया था कि बहू के लिए कपड़े गहने खरीदने होंगे, वे उसकी पसंद के हों, इसीलिए थोड़ी देर को कुंतल के साथ भेज दिया जाए तो अच्छा होगा। पिताजी सुनते रहे, फिर विरक्त होकर बोले, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा उस पर कोई जोर नहीं है, चाहे जहां चली जाए। और मैं गई भी। बहुत दिनों के बाद निकटता के वे अमूल्य क्षण मुझे मिले थे। साहित्यकार क्या जीवन से हटकर रहता है, और अलग रहता है तो कितनी दूर। ऐसा लगता है कि बाहर आकर उस दिन मेरे मन में यह कौतूहल पैदा हो गया जिसे लोग दुनिया में अलग थलग रहना कहते हैं। वह एक प्रकार से साहित्यकार का दुनियादारी से अजनबीपन भी कहा जा सकता है। आम आदमी और कीर्तिकार में अंतर यह भी होता है कि जहां आम आदमी खरीदी जाने वाली चीज को उसकी कीमत से आंकता है, वहां कीर्तिकार उसे सुरुचि से तौलता है। साधारण कपड़े ही तो थे जो खरीदने थे, लेकिन उस खरीदारी में शोभन की अभिरुचि उन्हें मूल्य देती रही। कई दुकानें देखने के बाद कपड़े खरीदे गए थे। संकोच की दूरी धीरे धीरे एक सरस आत्मीयता बन गई थी, क्योंकि इस तरह स्नेह संकोच के वे क्षण अधिक से अधिक लंबे किए जा सकते थे। लेकिन उन आतुर क्षणों पर विराम आया है। अंतिम दुकान से बाहर आते ही सामने दिखे आनंद साहब और उनकी पत्नी। मुझे भी सहसा उनका मिल जाना अच्छा लगा। औपचारिकता के बाद उनके स्वर में उल्हाना उभर आया। दर्द से भर कर वे बोली, मुझे तो तुम्हारे पिता ने बुलाया भी नहीं। ठीक है, ऐसा मेरा अधिकार भी क्या। हाँ, कुछ अरमान मेरे भी थे। चाहती थी कि उन क्षणों का आनंद मैं भी उठाऊं। उल्हाने से स्नेह संकोच के मधुर खेल को इस तरह आलोड़ित कर दिया जैसे स्थिर पानी में कुछ गिर गया हो। उनके जाने के बाद मैंने देखा कि शोभन भी इन क्षणों का इस तरह उपसंहार नहीं होने देना चाहते। बड़े संकोच के साथ उन्होंने कहा कि थोड़ी देर घूम लेने में हर्ज ही क्या है। उन क्षणों को और कितना लंबा किया जा सकता था। घर लौटी तो फिर वही अजनबीपन, उदासी और उपेक्षा। सबके मन खींचे हुए थे। रिश्तों में अजीब तनाव भरा था। भीड़, शोर और मंगलमय वातावरण के बावजूद सब कुछ पराया सा लग रहा था। चारों ओर लोग भरे हुए थे। पड़ोस की उत्साही लड़कियां बीच बीच में गीत भी छेड़ देती थी। बाहर कनात लगाकर बन रहे पकवानों की गंध और धुएं के ऊपर छाई गहमागहनी उदासीनता की इन परतों को तोड़ नहीं पा रही थी। रात उतर आई थी। बाहर कनात लगाकर बन रहे पकवानों की गंध और धुएं के ऊपर छाई गहमा गहमी उदासीनता की इन परतों को तोड़ नहीं पा रही थी। रात उतर आई थी। गैस पत्तियां जलाई जाने लगी थी और बिजली के बल्बों वाली पट्टियों पर लिखे स्वागतम को दरवाजे पर लगाए जाने के लिए शोर मच रहा था। फूलों और पत्तियों से सजाए गए द्वार से कुछ टहनियां किसी बच्चे ने तोड़ ली थी और कुछ दूसरे बच्चे उसे लेकर शोर मचा रहे थे। उस सारे शोर के जंगल पर लड़कियों का गीत पंख फैलाकर उड़ने लगा। चंदन दे ओले ओले क्यों खड़ी निबिटी, के हो जया वर खोजिए, तारिया बच्चे जान सा बर खोजिए। सीढ़ियों पर पांव ठिठक गए। शोर को और अधिक शोर बनाते हुए भी वह गीत मेरे लिए शोर नहीं था, ये मेरा अपना मन था। चंदन की ओट ही नहीं, समूचे संसार की ओट लेने को जी जा रहा था। कहाँ खोज लूं अपना एकांत, जहाँ केवल मैं रहूं और मेरा तारों के बीच वह चांद। मन भर आया। ऊपर आई और कमरा अंधेरा पड़ा था, लेकिन छत पर बहुत कोमल उजाला फैला था। उजाला आकाश से धीरे धीरे उतर पड़ा था। नीले भूरे आकाश पर चांद लटका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ बोलना चाहता है और बोलने के लिए अभी चुपचाप नीचे उतरेगा और नीचे उतरकर मेरे कंधे पर आ बैठेगा, संदेश लाने वाले किसी धवल कपोत की तरह। हवा की हल्की थपेड़ों के साथ नीचे का गीत सुनाई दे रहा था।
एकांत में उभरते अनेक चित्रों में एक चित्र उभर आया, आनंद दंपत्ति का। मुझे ऐसा लगा कि उनकी उपेक्षा मेरी कामनाओं, अपनी कामनाओं की उपेक्षा है। तारों के बीच चांद की एक खोज का अध्याय लिखा तो उन्होंने ही था। उनके उपसंहार पर उनके बजाय केवल शून्य रख दिया गया। मैं सोच सोच कर थक गई थी। चांद को छूता हुआ बादलों का एक नन्हा सा टुकड़ा तैरता चला जा रहा था। मेरी आंखों में नींद भर आई थी। अंधेरे कमरे में आई और बिना बत्ती जलाए चुपचाप पलंग पर लेट गई। मन ही मन एक निर्णय और किया कि कल जैसे भी हो आनंद साहब के यहाँ जाना होगा और इस अवहेलना के लिए निजी तौर पर क्षमा मांगनी होगी। अगले दिन आनंद साहब के यहाँ पहुंची तो ऐसा लगा जैसे मैं वहां अजनबी हूँ। किसी तरह अंदर गई। स्टडी में आनंद साहब मेज पर झुके हुए लैंप जलाए कुछ लिख रहे थे। मेरी आहट से उन्होंने सिर उठाया और खिल गए। कलम नीचे रखकर एकदम बोले, अरे कुंतल कैसी हो भाई, इधर आने की इजाजत कैसे मिल गई? मैंने आभार सहित उन्हें झुककर नमस्कार किया और सामने कुर्सी खींचकर बैठ गई। मेरा मन अब भी आहत और उदास था। मेज पर सिर झुकाए हुए मैंने बताया, अपनी एक सहेली के यहाँ जाने का बहाना करके आई हूँ। पापा ने आपको निमंत्रण नहीं भेजा, इसका मुझे गहरा दुख है। आपसे क्षमा मांगने आई हूँ। सहेली के यहाँ जाने का बहाना करके आने की बात एक क्षण बाद ही कुछ अस्वाभाविक सी लगी। झुके हुए लैंप की रोशनी उनके चेहरे के निचले आधे हिस्से पर पड़ रही थी। ऐसा लगा जैसे वे कुछ अस्थिर हो उठे हैं। मैं कहती रही, मुझे तो बहुत बुरा लगेगा कि ऐसे समय में आप न हो। मेरी आंखें गीली हो आई। मैंने रुमाल आंखों पर रखा तो अपने बालों पर एक स्पर्श महसूस किया। हाथ आनंद साहब का था। वे बोले, पागल हुई हो कुंतल, हमारा उसमें क्या है? तुम्हें और शोभन को मैं निकट ला सका, यही मेरे लिए मन का आश्वासन है। तुम सुखी रहो। हम सम्मिलित हो या न हो, अंतर क्या पड़ेगा? कहकर वे कुर्सी से उठे और मेरी ओर आ गए। पहला आंसू शायद कठिनाई से निकलता है, किंतु उसके बाद अंतिम आंसू कठिनाई से रुकता भी है। मैं रोती रही। उन्होंने आतुर होकर मेरा सिर अपनी बाहों में दबा लिया। स्नेह पाकर मन अब खुलकर रो लेना चाहता था। आनंद साहब बोले, पगली, तेरा मन चाहा तो हो गया, अब रोने का क्या काम? सच कहता हूँ, तुम्हें रोते देखकर मेरा मन टूट रहा है। मेरे कंधे दबाकर उन्होंने मुझे कुर्सी के तकिए से टिका दिया और जल्दी से उठकर पानी का गिलास ले आए। पानी मुझसे पिया नहीं गया। रुलाई फिर फूट पड़ी। मुझे अपने कंधे की ओर खींचकर सहलाते सहलाते उन्होंने मेरे माथे को हल्के से चूम लिया। हल्की सी एक विरक्ति मन में उभरी, लेकिन दर्द के बहाव में बह गई। उसी तरह सहलाते हुए उन्होंने अचानक मुझे जोर से भींच लिया। मेरी मुदी आंखें कुछ नहीं देख पाई। सहसा उन्होंने चेहरा अपनी ओर खींचकर मेरे होठों पर अपने होंठ जमा दिए। नम्र संवेदनाएं अचानक चौंक पड़ी। अज्ञात भय की चिंगारियां क्षण मात्र में मेरे रोम रोम को छू गई। स्नेह का आश्वासन पलक मारते ही किसी मिट्टी के खोखले खिलौने की तरह टूट गया और उसके अंदर से एक घिनौना कीड़ा बाहर आ गया। कमरे की हवा में जैसे ज्वालामुखी के विस्फोट के बाद की तपन और दुर्गंध भर गई। वह घिनौना कीड़ा किसी दुर्दांत पशु की तरह ही आतंकित करता हुआ मुझे निकलने की कोशिश करने लगा। आतंक से भरकर मैं तिलमिला उठी और उससे छूटने की कोशिश में छटपटाने लगी। पशु उन्मुक्त हो चुका था। उसके पंजे सहसा घिनौने और कठोर हो आए थे। मुझे लगा जैसे उन पंजों के नाखून मेरी गर्दन और छातियों के पास धंस जाएंगे। मेरी सांस घुट रही थी। उसका पशुबल जाग उठा था और उसने मुझे कुर्सी से खींच लिया था। मेरे छटपटाते हुए हाथ पैर बचाता हुआ वह मुझे सोफे की तरफ खींचने लगा। विवश और आतंकित कंठ से चीख के बजाय एक कराह भर निकल पाई। उस कमरे में चारों ओर जुगुप्सा और घिनौनापन जोर जोर से नाचने लगा था। कातर और असहाय होकर मैंने एक बार चारों ओर देखा। इसी बीच उसके होंठ फिर मेरी ओर झुके। अपनी बाह छुड़ाकर मैंने उसके चेहरे को पीछे धकेलना चाहा, लेकिन पशु ने अपने कठोर पंजों से मेरा हाथ पकड़ लिया। असहायता की चरम सीमा पर पहुंचकर किसी डरी हुई गाय की तरह मैंने उसके पंजों को दांतों से काट डाला। पीड़ा से कराहकर वह चौंक गया और बंधन कुछ ढीले हुए। इसी का एक क्षण का लाभ उठाकर मैंने झटके से अपने आप को मुक्त किया, जैसे किसी मछुए की उंगलियां ढीली हुई हो और मछली तड़पकर बाहर आ गई हो। इस तरह मैं उसके बंधन से छूट गई। किसी तरह झपटकर मैं दरवाजे तक आई। पशु ने दोबारा आक्रमण करना चाहा, लेकिन अब मुझ में प्रतिरोध उभर आया था। मैंने उसे झटका और फिर बिना किसी ओर देखे झपटती हुई मकान के बाहर आ गई।
आवेश से मेरा रक्त खौल रहा था। मुझे सामने कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मैं एक क्षण के लिए भी ठहरना नहीं चाहती थी। तभी उधर से एक खाली रिक्शा गुजरा। मैंने कैसे उसे रोका और कैसे उस पर बैठकर घर तक आई ये मैं नहीं जानती। जैसे सैकड़ों आंधियां मुझे धकेलती हुई गुजर रही थी और मेरे अंग अंग पर जहरीले सांप चिपटे हुए थे। एकांत पाकर भी मन शांत नहीं हुआ। ऐसा अनुभव हुआ जैसे चारों ओर डरावना जंगल और अंधेरा छा गया हो। जंगल और अंधेरा दोनों ही अछोर थे और ऐसा लगता था जैसे उस अछोर जंगल और अंधेरे से डरावने पशु मेरी ओर घूर रहे हैं। वह नींद भी या मूर्छा मैं नहीं कह सकती। जो कुछ घटा था वह डरावने स्वप्न की तरह चारों ओर नाच रहा था। कभी कभी ऐसा होता है कि सचमुच दुर्घटना की बजाय दुर्घटना का भय अधिक कष्ट देता है। मेरी स्थिति कुछ ऐसी ही थी। किसी ने मेरे कुंवारेपन को फांसी देनी चाहिए थी। यह संयोग ही था कि अंतिम क्षण में मैं बच गई, किंतु वह बचना अधिक झिझोड़ने वाला था। शोभन से अंतिम संपर्क करने का दिन निकट आ रहा था। सोच नहीं पा रही थी कि कैसे इस सत्य का समर्पण कर सकूंगी। क्या सब कुछ उनसे छुपा कर रखना होगा और क्या यह सब कुछ छुपाया जा सकेगा? ज्वालामुखी की तरह क्या यह सब कुछ फूट नहीं पड़ेगा? मूर्छा में मानस पटल पर चित्र उभरने लगे। दीदी की शादी के बाद मुरझा गई बंधनवार बदली जा रही थी। घर की चहल पहल दोबारा गर्म हो चुकी थी। पिछले कमरे में लड़कियों का गीत गूंज रहा था। चंदन दे ओले ओले क्यों खड़ी न बेटी। चंदन की आड़ में नहीं बल्कि आशंकाओं के जंगल में खोई खड़ी है दुल्हन। मेहंदी लगी हुई हथेलियों में जलन पैदा हो जाती है। लड़कियों का शोर उभरता है। लो बारात आ गई, देखो दूल्हा, दूल्हा देखो दूल्हा। चंदन की आड़ में खड़ी दुल्हन को धकेलती हुई लड़कियां बारजे तक ले जाती हैं। ले देख कुंतल, कितने बड़े बड़े लोग तेरी बारात में आए हैं। दूल्हा कितना अच्छा लग रहा है। दूल्हा कहाँ है? दुल्हन की आंखों के सामने जंगल का अछोर अंधकार उभर आता है। जंगल का वह डरावना भय एक क्षण में बदलता है और आकाश तक उठते हुए संगीत का रूप ले लेता है। संगीत में उत्साह भी है और उन्माद भी। बाजे गाजे रोशनी और कोलाहल के बीच सुनहले आभूषणों से सजी एक घोड़ी जिसमें धीरे धीरे द्वार की ओर बढ़ रही है। कोलाहल में मंगल मंत्रों का एक स्वर भी मिल जाता है। बारजे से चावल और फूल की पत्तियां बरसती हैं और द्वार पर कलश के माथे पर रखा दियरा कांपता है, लजाता है। मेहंदी रचित 2 हाथों में लटका हुआ एक रुपहला हार चमक रहा है। शोभन की भावा को लाखें उठती हैं और सिर धीरे से झुक जाता है हार का स्वागत करने के लिए। दूल्हा जीम रहा है। शहनाई की धुन वातावरण को गुजा रही है और लड़कियां गीत गा रही हैं। दृश्यांतर होता है। अगरू, चंदन, कपूर और हवन सामग्री की सुगंध से भरा नीला धुआं हवन की सुनहली लपटों के ऊपर बल खा रहा है। वेद मंत्र गूंज रहे हैं और लाल कपड़ों में सजी हुई एक आशा अपने प्रिय के साथ बंधी हुई 7 फेरे पूरे कर रही है। रीतियां निभाई जा रही हैं और बाहर शहनाई का स्वर और ऊंचा हो गया। फिर एक दृश्यांतर। पास पड़ोस के मकानों के बारजों पर लोग जुट आए हैं। एक हृदय विदारक रुदन शहनाई और स्वरों में लिपट रहा है। आंसुओं में पिताजी की कठोर कटुता घुल गई है। शोभन की भी आंखें भीग आई हैं। विदाई के लिए कार्ड तक पहुंचते पहुंचते ऐसा लगता है जैसे करुणा का सागर अपने बांध तोड़ देगा। एक और दृश्यांतर। नीले कमरे की सजी हुई खिड़कियों पर नीले पर्दे खींचे हुए हैं। बारजे से छन कर आई हवा में रात रानी की गंध घुली हुई है। पलंग पर जहां तहां कुछ फूल बिखरे हैं। सलज सिमटी हुई कुंतल के माथे पर शोभन के होंठ झुकते हैं। संगोच की हरड़ी चौक चौक उठती है, किंतु उसी एकांत नीले कमरे में आशंका का एक प्राणी आस पास मंडराता है। भयभीत कुंतल सहसा फूटकर रो पड़ती है। शोभन चिंतित हो उठते हैं। वह सोच नहीं पाते कि कैसे आश्वासन दे। संभव है उन्होंने सोचा हो कि यह यातना भरे दिनों का उपसंहार है। ये स्नेह सिक्त बाहों में कुंतल को समेटते हैं। घर की याद आ रही है कुंतल। नई जगह में जी घबरा रहा है। मैं तो हूं ना कुंतल, याद करो कितने संकटों के बाद ये घड़ी आई है। उनके शब्द ठंडे कोमल फूलों की तरह मेरे मन को सहला रहे हैं, लेकिन वह कोमलन शीतल स्पर्श मेरे अंतस के ज्वालामुखी को दबा नहीं पा रहा। अंतस का ज्वालामुखी उबल रहा है, घुट रहा है। सहा नहीं जा सकेगा यह विस्फोट। अंततः उस विस्फोट को संधि मिल गई। आंसुओं की राह ही फूटकर वन्य पशु की कथा बाहर आ गई।
जो कुछ भी उस दिन आनंद साहब के उस कमरे में आनंद साहब के वन्य पशु द्वारा किया गया, वह सब एक एक करके मैंने शोभन को बताया है। गांठ पर गांठ खुलती जाती है और आंसुओं की जगह खौलता हुआ अपमान बाहर आता जाता है। उस यातना कथा के समाप्त होते ही आंसू फिर उमड़ आते हैं, जैसे दर्द के ज्वालामुखी पर मेह बरसकर धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। और सिहर कर मैं देखती हूँ शोभन वहां नहीं है। मैं अस्फुट स्वर में उन्हें पुकारती हूँ, शोभन। ओस के नन्हे नन्हे मोती घास पर गुथे हुए हैं, जैसे रजत चूर्ण बिखेर दिया गया हो। कितना अच्छा लगता है नंगे पांव इन मोतियों पर चलना, लेकिन शीतल मोतियों पर पांव पड़ते हैं और फिर सहसा ऐसे लगता है जैसे वह नन्ही नन्ही घास एक अक्षोर जंगल में बदल गई हो और मैं उसमें खो गई हूँ। एकाकीपन के भय से मैं कांपी जाती हूँ और ऐसा लगता है जैसे वह वन्य पशु मेरे पीछे आ रहा है। शोभन, मैं आतंकित होकर इन्हें आवाज देती हूँ। क्या है कुंतल? शोभन ने आतुर होकर पूछा। मेरी चेतना सहसा लौट आई थी। एक क्षण की उस मूर्छा के कारण ठंडा पसीना चेहरे पर उभर आया था। शोभन ने बहुत प्यार से पसीना पोंछा और कहा, पगली, आतंक से तो लड़ा जाता है, न कि उसे बसाए रहा जाता है। आओ उठो, देखो धूप निकल आई है। कल जो पौधे तुमने फुलबगिया में लगाए थे वो रात भर की ओस से हरे हो आए हैं। इसने स्पर्श के आतंक के बादल को काट दिया। न जाने कितनी तरह के पौधे शोभन ने सहेज कर रखे थे। वह नन्ही सी फुलबगिया रंगों का एक भुवन थी। बेला, चमेली, सोनजूही, पंसुतिया और जाने कितने कितने पौधे। सहसा शोभन चौंके और संकुचित हो उठे। धीरे से बोले, अरे बहुत गड़बड़ हो गया, कोई आ न जाए, मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा। एक क्षण के लिए मैं समझ नहीं पाई कि बात क्या है। फिर जैसे ही बात समझ में आई, एक लज्जा भरी पुलक मेरे रोम रोम में दौड़ आई। शोभन की सफेद कमीज पर बाईं ओर सीने पर सिंदूर का एक दाग था। रक्ताभ होकर शोभन मुस्कुराए और बोले, रहने दो, मैं अभी कमीज नहीं बदलता, कोई देख लेगा तो क्या होगा। मेरे रोम रोम में पुलक भर गई और चेहरे पर जैसे लाल गुलाल पुत गया था। एक नन्ही गौरैया चमेली की लतर से एक पतली शाखा को तोड़ने का प्रयत्न कर रही थी। शोभन ने चाहा कि उसे उड़ा दे, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया। उसे ले जाने दो शोभन, वह भी तो अपना नन्हा घर बसाएगी। छोटे से औजार से शोभन फुलबगिया के पौधे की मिट्टी नरम करने लगे। मैं गुलदस्ते के लिए कुछ फूल और टहनियां चुन लेना चाहती थी, तभी मेरी उंगली में कुछ छुप गया था। सुगंधित फूलों के बीच वहां एक नंदी झाड़ी सी उगाई थी। उस झाड़ी में फूलों की बजाय कांटे थे। शोभन, तुमने लगाया है ये पौधा? कितने जोर से कांटे चुभ गए इसके, देखो, आकर इधर। मैंने उन्हें पुकारा। वे उत्सुक होकर उधर आए और उस झाड़ी को देखकर बोले, नहीं तो ये तो अपने आप उगाई है। तो इसे उखाड़ फेंको शोभन, देखो इसका कांटा कितनी जोर से मेरी उंगली में चुभ गया। शोभन ने मेरी उंगली अपनी उंगलियों में ले ली। उंगली के सिरे पर रक्त की हल्की सी बूंद चमक रही थी। शोभन ने उंगली को चूम लिया। इस जंगली लतर को उखाड़ कर फेंक दो शोभन, उसने उगते ही हाथ बींद कर रखा है। शोभन ने मिट्टी नरम करने वाला औजार उस जंगली पौधे की तरफ बढ़ाया, फिर सहसा रुक गए। मैंने पूछा, क्यों, तुम रुक क्यों गए शोभन? कुछ नहीं कुंतल, यह पौधा अवांछित तो है, पर मैं सोचता हूँ। क्या सोचते हो शोभन, इसे पहले उखाड़ दो। शोभन ने उस पौधे को निर्ममता से उखाड़कर दूर फेंक दिया। मैंने उन्हें टोक कर पूछा, तुम इसे उखाड़ने में संकोच क्यों कर रहे थे? बात यह है कुंतल, एक क्षण के लिए मैंने सोचा, वह भी प्रकृति की एक देन है। घर के अंदर अपरिचित गौरैया आ बैठती है तो हम उसे मार तो नहीं देते। मानवीय तर्क से मैं निरुत्तर हो गई, किंतु भावनाएं कह रही थी कि यह सब कुछ अप्रिय था। बल्कि मुझे लग रहा था कि उस जंगली पौधे का वहां उगना और उसके कांटे चुभ जाना एक मनहूस घटना थी। शोभन ने कई लतरें बारजे से डोरी लटकाकर बांध दी। लतरें उन डोरियों के सहारे बारजे तक चढ़ जाएंगी और उनके लाल सफेद फूल नीले कमरे में झांक झांक कर सुगंध की मुट्ठियां बांध बांध कर फेंकेंगे। पूरे 2 घंटे उस फूलबगिया में बीते। पौधों के पीले पत्ते साफ करके मिट्टी मुलायम की गई और हम दोनों ने मिलकर पौधों को सींचा। शोभन को अब तैयार होना था विश्वविद्यालय जाने के लिए। उत्साह के साथ चुनकर उनके कपड़े निकाले, सावधानी से उनके बटन वगैरह देखे और उनके नहाने का गर्म पानी रख दिया। मेरे हाथ से तौलिया लेकर वे बाथरूम की ओर मुड़े, फिर रुक गए। शरारत भरे स्वर में बोले, कुंतल,
जरा इधर आना तो। जैसे ही मैं उनके निकट गई, उन्होंने तौलिया का फंदा मेरे ऊपर डालकर अपनी ओर खींच लिया। मैंने सहम कर कहा, छोड़िए ना, कोई देख लेगा। सहसा द्वार पर आवाज आई, शोभनदा, शोभनदा। शोभन ने चौंक कर तौलिया अलग कर लिया और 2 कदम पीछे हट गए। वह मीनल थी। अंदर आते आते सहसा लजाकर बाहर चली गई। शोभन ने अचाकर उससे पूछा, मीनल अंदर आई? उसके हाथ में कुछ किताबें थी। उसने हिचकते हुए कहा, नहीं भैया, मैं यूं ही आ गई थी, कोई काम नहीं था। वाह, ये भी कोई बात होती है? तुम अपनी भाभी से बात करो, मैं नहाए लेता हूँ। लेकिन मैंने सोचा आप चले न गए हों। अभी से कैसे चला जाता, आज तो क्लास देर से होती है। खैर तो बैठ, फिर साथ साथ चलेंगे। शोभन बाथरूम गए ही थे कि माँ जी आ गई। मैंने लजाकर आंचल सिर पर खींच लिया। माँ ने ध्यान से मेरे माथे की ओर देखा और मुस्कुराई। उनकी आंखों में स्नेह का सागर उमड़ आया। वे बोली, बहू तू कपड़ा तो बदल ले। मीनल भी क्या सोचेगी कि माँ अपनी बहू का ध्यान नहीं रखती। मैं कपड़े बदलने ऊपर चली आई। तन मन में मान भरा हुआ था। पशु का आतंक धुल चुका था और सुख का संतोष सरोवर भर गया था। कामिनी के फूलों की सुगंध नीले कमरे में अभी भरी हुई थी। पलंग के पास की नन्ही मेज पर मखमली जिल्द वाली किताब आधी खुली हुई उल्टी रखी थी। पलंग के पास आई तो एक क्षण के लिए कामिनी के गंध में खो गई। पलंग पर बिछी हुई आसमानी चादर मन के आलोड़न की तरह लहरों से भरी हुई थी। सहज प्रतिक्रिया वश हाथ आगे बढ़े कि उन लहरों को समतल कर दिया जाए, पर रुक गए। चादर पर कामिनी के फूल जहां तहां बिखरे थे। उनकी ज्वलता धुंधली पड़ गई थी और पंखुड़ियों की कोरों पर पीला कत्थई रंग चढ़ गया था। फूल बटोर कर अंजुली से भर लिए। अंतस में रेशमी गुदगुदी से भर गई। फूल एक लघु कथा के ऐसे अक्षर थे जिनका उपयोग हो चुका था। उन्हें कामनाओं के जिस आवेग ने मसला था, उसकी कथा उन फूलों में अभी उनकी गंध की तरह शेष थी। फूल फेंके नहीं गए, उन्हें सावधानी से नन्ही से मेज पर रख दिया गया, जहां वह मखमल से मढ़ी किताब आधी खुली हुई पड़ी थी। माथे पर उसने होठों की गुलाबी आंख का स्पर्श किया। वह गुलाबी स्पर्श नसों को गुदगुदा गया। मैं क्षण भर को अपने आप को भूल गई। मेरे रेशमी परिधान को गुदगुदाते हुए स्पर्श, वक्ष में समाती हुई अलभ्य गरमाई और उसका जादू मुझ पर छा गया। अंग अंग में सुबह की शबनम भरने लगी। उनके माथे पर उतर आए बालों में उलझी हुई उंगलियां। खुले पृष्ठ के ये शब्द मैंने अपने आंचल में समेट लिए। सहसा मुझे याद आया कि मुझे कपड़े बदलने हैं। भावुकता के लोक से यथार्थ की ओर लौटकर मैंने जल्दी जल्दी अपने कपड़ों को उलट पुलट कर देखा। नीले रंग की ही एक साड़ी निकाल कर पहने हुए कपड़े बदलने लगी। साड़ी उतार कर पलंग पर किसी वृक्ष से छूटी हुई लता की तरह रखने के बाद मैंने सहम कर लज्जावश आसपास देखा। वहां कोई नहीं था। बालकनी के दरवाजे के बाहर फैली जूही की लता का एक नन्हा अंकुर जैसे शरारत से अंदर की ओर झांक रहा था। मेरे ठीक सामने उलसी हुई चादर वाले पलंग के उस पार नन्ही सी ड्रेसिंग टेबल का दर्पण मुझे घूर रहा था। संकोच की एक लहर मेरे शिराओं में दौड़ गई। अंदर की ओर के दरवाजे पर लगा हुआ पर्दा चुपचाप स्थिर प्रहरी जैसा निसंग लग रहा था। दूसरी साड़ी की तरह मैंने सावधानी से खोली और उसका आंचल कंधे पर ले लिया। एक बार मन में आया कि दर्पण के सामने से हट जाऊं। दर्पण पड़ाया न हो करके भी जैसे मेरे एकांत का साक्षी था। कंधे पर पड़े आंचल के नीचे जो कुछ अनावृत हुआ, उसकी स्निग्ध धवलता से नन्हे नन्हे 2 नील स्मृति चिन्ह किसी शरारत की तरह मुझे गुदगुदा गए। बाएं कंधे के नीचे बने हुए 2 नील चिन्ह 2 पल के लिए मैं आसक्त आंखों से देखती रही। तभी मैं चौंक कर लगभग चीख पड़ी। साड़ी का वह झीना आरक्षण कंधे पर से खींचता हुआ बहुत दूर चला गया। 2 बाहों ने मुझे घेर लिया। किसी गौरैया की तरह मैं तड़पी, लेकिन बाहों से छूट नहीं पाई। वे बाहें शोभन की थी। उन्होंने मुझे खींचकर चूम लिया। मेरा चेहरा आरक्त हो आया। लालच भरी स्निग्ध आंखों से उन्होंने मुझे देखा। मैं संकोच से कांप भर ही सकी थी। उन्होंने उरोचों की संधि के बीच एक चुंबन अंकित किया। बाएं हाथ से मुझे संभालते हुए दाहिनी हाथ की तर्जनी से उन नील चिन्हों को बड़े प्यार से छुआ और होठों से ही होठों मिले। कालिदास की पार्वती ने कठोर वत्कल से चिन्ह बना लिया था। तुमने यह चिन्ह कैसे बनाया कुंतल? शोभन ने कहा और मेरी ओर झुकाए। मेरे होठों में कंपन हुआ, लेकिन लज्जा भरे शब्द कंठ से बाहर नहीं आए। शोभन ने मंद स्वर में फिर कहा, ठहरो नील, चिन्ह केवल एक ही और अच्छे नहीं लगेंगे, इन्हें दूसरी ओर भी उभर आने दो।
उनका चेहरा मेरे कंधे के करीब आया, उनके होठों का स्पर्श हुआ और फिर सहसा एक चित्कार मेरे होठों से बरबर से फूट गया। शोभन ने दूसरे कंधे के नीचे भी वैसे ही चिन्ह अंकित कर दिए। मैं खड़ी नहीं रह पाई, उनकी बाहों में लता की तरह झूल गई। मुझे लगभग उठाकर उन्होंने सरोवर से भरे पलंग पर डाल दिया। कामनाओं के उस जंगल में पक्षियों का एक जोड़ा भटक गया। निकटता के अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प नहीं था। विवश ही दो शरीर आवेश के उस सरोवर में डूब गए थे। इसके आगे की कहानी सुनेंगे आप अगले भाग में। धन्यवाद।